टू माय चैनल। दोस्तों, हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से कक्षा छठवीं एनसीईआरटी क्लास सिक्स की हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जो एग्जाम ओरिएंटेड कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन अपने को आसानी जाए समझने में दोस्तों, है ना। जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे एंड अदर एग्जाम, वन डे अदर एग्जाम में आपको काम आएगा दोस्तों, है ना। मैं हैंडराइटिंग नोट्स से डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो सके, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, उसकी बुक का ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 3 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं दोस्तों। तीन लेक्चर एंड 3 अध्याय डिस्कस हो चुके हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस लेक्चर में मैं वस्तुओं के समूह बनाना और पदार्थों का पृथक्करण, ये 2 चैप्टर डिस्कस करूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। काफ़ी बेसिक जानकारी दी हुई है दोस्तों इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी क्लास 6 में हमको पढ़ाया जाता है बचपन में वस्तुओं के समूह बनाना, जिससे जानकारी हो सके। तो कक्षा छठवीं का विज्ञान का अध्याय 4 है वस्तुओं के समूह बनाना दोस्तों, है ना। तो इसमें हमको बताया जाता है, तो आप आजू बाजू की वस्तुओं को देखिए। आपके पास आजू बाजू जो भी वस्तुएं रखी होगी वो कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बनी हुई है ना। चाहे आप आपके टेबल में मोबाइल रखा हुआ है, पेन रखा हो, या कुछ भी देख सकते हैं आप। तो पहला फैक्ट देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है दोस्तों। कोई ना कोई पदार्थ से बनी होती है, अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ जिसमें चमक होती है दोस्तों, पदार्थ जो होता है जिसमें चमक होती है ना। पदार्थ जिसमें चमक होती है उसे धातु कहते हैं दोस्तों। जिसमें चमक होती है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु। एग्जाम्पल के लिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना, ये इसमें चमक होती है, इसलिए इसे धातु कहते हैं दोस्तों। इसे धातु कहते हैं। धातु कोमल तथा कठोर दोनों तरह के होते हैं। धातु जो होते हैं कोमल तथा कठोर दोनों तरह के होते हैं, ये पता होना। किस तरीके के होते हैं? दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विलेय। उन्हें क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, यानी सॉल्यूट कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है इसका मतलब? सॉल्यूट। उन्हें क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जो पदार्थ किसी विलायक में घुलकर विलयन बनाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं दोस्तों। उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विलेय पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं, है ना, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, यानी सॉल्यूट कहते हैं, है ना। और जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, है ना, ये तो सिर्फ विलेय का मतलब सॉल्यूट है, यानी जिसमें घुल गया उसको सॉल्यूट कहेंगे। जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ सिर्फ घुलता है उसे विलेय कहते हैं, यानी सॉल्यूट कहते हैं। लेकिन जो पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ किसी तरल में घुल जाता है ना, उसे घुलनशील पदार्थ कहते हैं दोस्तों। जो पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे घुलनशील पदार्थ कहते हैं। घुलनशील पदार्थों के उदाहरण जैसे नमक, है ना, चीनी, ये पूरी तरह से घुल जाता है दोस्तों, इसलिए इसको घुलनशील पदार्थ कहते हैं। घुलनशील पदार्थों को विलेय भी कहा जाता है, ये विलेय भी कहा जाता है ना। और इसको घुलनशील पदार्थों को विलेय भी कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण तरीके से नहीं घुलता, इसमें पूर्ण तरीके से घुल जाता है, जैसे कि नमक और चीनी, है ना। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ किसी तरल में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि नमक, नींबू का रस, चीनी। लेकिन जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं दोस्तों, जैसे कि रेत। चाक डालेंगे अपन तो नहीं घुलने वाली है ना। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे चूरा हुआ कुछ का, सरसों का तेल, गेहूं का आटा भी डालेंगे तो नहीं घुलने वाला है। ऐसी चीज़ें दोस्तों, उन्हें अघुलनशील कहते हैं। 3 शब्द पता होना, 3 शब्द, एक शब्द, ये 3 शब्द वाली पता होना। वस्तुओं के परस्पर मिश्रित होने के गुण को विसरण कहते हैं दोस्तों। विसरण कहते हैं। विसरण का मतलब क्या है? यहाँ पे द्रवों के अणु उतनी शीघ्रता से नहीं मिलते और ठोसों के अणु जो देर से परस्पर मिलते हैं उसे कहते हैं दोस्तों विसरण। तो इस प्रकार इस पदार्थ के अणुओं के परस्पर मिल जाने को विसरण कहते हैं। जिस प्रकार पदार्थों के अणुओं के परस्पर मिल जाने को विसरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो वस्तुओं के परस्पर मिश्रित होने के गुण को विसरण कहते हैं। ये छठवीं क्लास एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। पदार्थ क्या होता है दोस्तों, इसमें बताया गया इस चैप्टर में पदार्थ क्या होता है। आगे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये छठवीं क्लास का पदार्थ, जिसे मैटर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो जो चीज़ जगह घेरती है और जिसका वजन किया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं। जिसका द्रव्यमान यानी वजन किया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं दोस्तों। पदार्थ में आयतन और द्रव्यमान होता है,
पदार्थ में आयतन और द्रव्यमान होता है। पदार्थ परमाणुओं से बना होता है दोस्तों, है ना। तो ये देखो, ये इसकी डेफिनेशन है, पदार्थ की स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ है। एक दूसरी डेफिनेशन में बोल के बताता हूँ, जो चीज़ें जगह घेरती है और जिसका वजन किया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं। जिसका वजन किया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं। दो शब्दावली फिर से आई है यहाँ पे, एक होता है विलेय, एक होता है विलेय। विलेय का मतलब होता है दोस्तों क्या, विलेय का मतलब सॉल्यूशन, है ना। जल में पूर्णतः लुप्त हो जाना सॉल्यूशन कहता है। कोई सॉल्यूशन में अपन किसी चीज़ को मिलाएं, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को विलयन कहते हैं दोस्तों, विलयन। लेकिन यहाँ पे विलेय दिया हुआ है, विलेय। विलेय का मतलब भी सॉल्यूशन ही है दोस्तों, सॉल्यूशन ही है। तो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाना विलेय होता है। एक होता है अविलेय, यानी जल के साथ मिश्रित नहीं होना। ये जल के साथ मिश्रित नहीं होता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी, है ना। इसका मतलब क्या है, तो पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि चीनी, है ना, चीनी हो गया, है ना। वे पदार्थ जो अधिक समय तक हिलाने पर भी नहीं घुल पाते, वे पदार्थ जो अधिक समय पर डालने के बाद हिलाने पर भी नहीं घुल पाते उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच का टुकड़ा हो गया, सिक्का, कोयला, लकड़ी, रबड़, है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। समझ में आ गया दो शब्दावली। नेक्स्ट है पारदर्शी। क्या होता है ये पता होना। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश तरंगों को अवशेषित या परावर्तित नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने से गुजरने देती है, बल्कि उन्हें अपने से गुजरने देती है ना। उसके एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों कांच हो गया, जलवायु, है ना, जलवायु या तरल, कोई चीज़ का तरल या पानी, है ना, तो ये अपने से गुजरने देती है। तो इसकी एग्जांपल है पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, 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 है ना। जैसे एनसीईआरटी में बताया गया है कि जैसे आप कोई दुकान में गए तो वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए गए तो बर्नियों में रखे हुए सामान हमको दूर से दिखाई देते हैं, दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें से हम देख सकते हैं आर पार, ये बताया गया है दोस्तों। दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी, है ना। अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी का मतलब होता है जो चीज़ें प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, जो चीज़ें प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु, ईंट, लोहा, है ना। और जैसे पेंट कर देते हैं अपन, पेंट और धातु की प्लेटें। लेकिन मैं यहाँ पे इसको आपको बताऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से लकड़ी और दीवार दो ही ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों इसमें, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती तो हम बोल सकते हैं जो चीज़ें प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। एक होता है पारभासी। पारभासी, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके जरिए हम देख सकते हैं लेकिन बहुत साफ नजर नहीं आता। देख सकते हैं लेकिन बहुत साफ नजर नहीं आता, पारभासी वस्तुएं कहलाती है। आने वाले प्रकाश का कुछ हिस्सा अपने अंदर से गुजार देती है, ये अपने अंदर से गुजार देती है। तो देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दोस्तों, जैसे कि कागज, जैसे कि कागज। और एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अपने हाथ में अपन एक साइड से टार्च मारेंगे दोस्तों, टार्च, तो दूसरी तरफ प्रकाश पूरे ढंग से निकलेगा तो नहीं, लेकिन लाल दिखने लगता है। तो प्रकाश हल्का हल्का आ रहा है हाथ के अंदर से, तो उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं अपन। देखो ये टार्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है, ये किसका एग्जाम्पल है, पारभासी वस्तुएं का एग्जाम्पल है। किसका है, पारभासी वस्तुएं का। जैसे कागज में भी अपन प्रकाश कागज के आर पार देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, है ना। तीन चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पदार्थों को उनके गुणों और समान अनुपातों तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा गया है दोस्तों। पदार्थों को समूह में बांट दिया गया है ना। वो जो आगे की क्लास में दिया रहेगा, हम नेक्स्ट 7th क्लास में डिस्कस करेंगे। क्रियाकलाप 5 में दिया हुआ था, जैसे सिरका दोस्तों। सिरका होता है जिसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, है ना। होता है जल में क्या होता है, ये जल में विलीन हो जाता है दोस्तों, जल में विलीन हो जाता है। विलीन का मतलब लुप्त हो जाता है या अदृश्य हो जाता है, या दिखना बंद हो जाता है जल में। जैसे नींबू का रस भी अपन जल में डालेंगे तो विलीन हो जाता है दोस्तों, दिखना बंद हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो उसे क्या कहा गया, विलीन कहा गया है। दूसरा है जबकि कुछ चीज़ें अविलीन होती, जैसे कि अपन नारियल का तेल अगर पानी में डालें दोस्तों तो वो तो तैरेगा ऊपर और दिखेगा भी कि नारियल का तेल अलग है। मिट्टी का तेल भी अलग डालेंगे अपन तो दिखेगा दोस्तों, मिलेगा नहीं, तो उसे अविलीन कहते हैं और ये विलीन कहते हैं, है ना। तो 6वीं क्लास का ये चैप्टर में इतनी चीज़ें लिखी हुई है। क्या नाम था चैप्टर का, वस्तुओं के समूह बनाना। आप बुक देख सकते हैं दोस्तों, काम की चीज़ें मैंने पूरी यहाँ पे डालने की कोशिश किया हूँ, है ना। बिल्कुल वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं पारदर्शी के, इसके उसके। खत्म, याला लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं
ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण तो है ना, तो ये पढ़ाया जाता है, इसमें पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ाया जाता है कि पदार्थों को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, मिले हुए पदार्थों को कैसे पृथक करते हैं। तो पदार्थों का पृथक्करण किसी मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग करने का वैज्ञानिक प्रक्रिया है दोस्तों, उसके बारे में इस यानी बताया गया है एनसीईआरटी में। इस प्रक्रिया में अशुद्धियाँ और हानिकारक पदार्थों को हटाया जा सकता है और उसको शुद्ध भी किया जा सकता है। पृथक्करण का अर्थ होता है मिश्रण से कुछ पदार्थों को अलग करना। ये पृथक्करण का मतलब होता है मिश्रण से कुछ पदार्थों को अलग करना। ये चीज़ सिखाई गई है बच्चों को, है ना। सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ, है ना, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों में एक निश्चित संरचना होती है और जो एक ही तरह के कणों से बने होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं दोस्तों। एक एकल तत्व अथवा एकल यौगिक होते हैं। इसमें एकल तत्व अथवा एकल यौगिक होते हैं, है ना, होते हैं। इसमें सभी अवयव समान गुण के होते हैं दोस्तों। इसमें सभी अवयव समान गुण के होते हैं, यानी कि इनका जो अंश होता है वो एक टाइप का ही होता है, भाग इनके एक टाइप के होते हैं, अंश इनका एक टाइप का होता है। ये इसके मतलब है दोस्तों, अंश भाग, है ना, अंश भाग और अंग, ये अवयव का मतलब होता है, समान गुण के होते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, जल, नमक, चीनी। जिन पदार्थों में एक निश्चित संरचना होती है और जो एक ही तरह के कणों से बने होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं दोस्तों। उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं अपन मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण होता है दो या दो से ज़्यादा पदार्थों के मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो है दो या दो से अधिक अवयव, मैंने बताया अवयव यानी एक समान गुण वाले को किन्हीं भी अनुपात में उपस्थित है, उसे मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा पदार्थों के मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में शामिल पदार्थ रासायनिक रूप से जुड़े नहीं होते दोस्तों। मिश्रण के कुछ उदाहरण जैसे चीनी और पानी को मिला दिया अपन ने, पानी और नमक को मिला दिए, नींबू का रस और पानी को मिला दिए, तो ये इसका एग्जाम्पल है मिश्रण का दोस्तों। जैसे मिश्रण के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। हमारे चारों ओर उपस्थित वायु मिश्रण का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें 4-5 प्रकार की गैस मिली हुई है। समुद्र का जल मिश्रण का उदाहरण है। तालाब नदी का जल ये मिश्रण का उदाहरण है। बंदूक का गन पाउडर भी मिश्रण का उदाहरण है। पीतल जो है ये मिश्रण का उदाहरण है ना। तो समझ में आया, ये मिश्रण का उदाहरण है। अलग करने की विधियां बताई गई है इस चैप्टर में। अलग करने की विधियां का, ये चैप्टर का ही नाम है पदार्थ का पृथक्करण, है ना। तो सबसे पहली हाथ से अलग करना दोस्तों। हाथ से जैसे अपने को कोई चीज़ को अलग करना है तो हाथ से अलग कर सकते हैं अपन, उसको क्या कहेंगे? हस्तचयन कहेंगे। तो हाथ से अलग करने की विधियाँ जैसे कि चावल से अपन हाथ से वहाँ के कंकड़ पत्थर को अलग करना। छानना एक विधि होती है दोस्तों, छानना, है ना। चाय की पत्तियों को पृथक करना, जैसे चाय की पत्ती को छानते हैं अपन चाय छन्नी से, तो उसको कहेंगे छानना। दूसरा फटकना दोस्तों, फटक से सूपा में फटकते हैं अपन, है ना। एक तरफ में भारी वाले आ जाते हैं और हल्के वाले उधर चल जाते हैं, है ना, तो वो फटकना होता है इसके हिसाब से। दूसरा है दोस्तों स्थिरीकरण का ही नाम निथारना होता है। निथारना होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है ना। तो स्थिरीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थिर करना। स्थिरीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थिर करना, है ना। स्थिर करना, उस स्थिति को बनाए रखना जब तक सब चीज़ शांत ना बैठ जाए। तो इस उपयोग अघुलनशील पदार्थों को जल की सहायता से अलग करने हेतु किया जाता है। अघुलनशील पदार्थों को जल की सहायता से अलग करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जब जल शांत हो जाता है तो जो हानिकारक पदार्थ रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर ऊपर का पानी को अपन अलग कर सकते हैं। उसे ही कहा गया है स्थिरीकरण, किसी चीज़ को स्थिर करना, है ना। और निथारना का मतलब यहाँ पे उसी का नाम है, निथारना। एक और पानी और किसी पतली चीज़ को स्थिर करना ताकि उसे घुली हुई मैल नीचे बैठ जाए।
घुली हुई मैल नीचे बैठ जाए, उसे ही कहते हैं दोस्तों, उसे ही कहते हैं। समझ में आ गया दो शब्दावली का मतलब। अब बात करते हैं अपन निष्पावन की बात करते हैं। निष्पावन क्या होता है? तो निष्पावन क्या होता है? किसी मिश्रण के अवयवों को हवा के झोंके से अलग करना, है ना, हवा के झोंके से अलग करना। पहले ज़माने में दोस्तों एक स्टूल के ऊपर खड़े हो जाते थे और सूपा में धान लेते थे, तो धान को नीचे गिराते तो वजन वाला नीचे गिर जाता था और हवा से है जो भूसा अलग हो जाता था, हवा की दिशा के हिसाब से भूसा अलग हो जाता था, भूसा अलग हो जाता था, उसे ही कहा गया निष्पावन। निष्पावन उसे ही कहा गया। पवन शब्द आया यहाँ पे, तो देखो वायु के वेग द्वारा अलग करना, हल्के और भारी चीज़ नीचे गिर जाती है, हल्की वाली हवा के साथ उड़ जाती है। तो इस तरीके से पहले खेती करते थे तो भूसे को अलग करते थे दोस्तों, अनाज से भूसे को अलग करते थे, तो यही वाली विधि थी जिसका नाम था निष्पावन। निष्पावन विधि एनसीईआरटी की बुक में यहाँ बनाया गया, चित्र दिख जाएगा आपको, चित्र दिख जाएगा। अरे एक चीज़ छूट गया, याद आ रहा है मेरे को, ये थ्रेसिंग छूट गया। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? थ्रेसिंग क्या होता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाजों को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे पहले बैलगाड़ी बांध के ऐसा वो डालते थे और बैलगाड़ी बांध के आजू बाजू घुमाते थे, तो वो थ्रेसिंग थी एक प्रकार की, है ना, थ्रेसिंग थी। थ्रेसिंग ऐसा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, थ्रेसिंग किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देता है, यानी डेफिनेशन पूछ के 4 ऑप्शन देख लेता है। दूसरा बात करते हैं लोडिंग। लोडिंग क्या होता है? लोडिंग क्या होता है दोस्तों? लोडिंग होता है गंदा पानी में फिटकरी डाल के जो साफ करते हैं, गंदा पानी में फिटकरी डाल के जो साफ करते हैं उसे लोडिंग कहते हैं। दूसरा होता है छानना दोस्तों, तो छन्नी के माध्यम से भी छाना जाता है, जैसे कि अपन आटे को छानते हैं, है ना, चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, उसी प्रकार आटे को भी मोटे कण ऊपर रह जाते हैं, बारीक कण नीचे चल जाते हैं, उसे ही छानना कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं, इसे इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं। कब होता है? किसी तरल या ठोस पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है ये, किसी तरल या ठोस पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है ये, एक प्रकार की गर्म करने पर भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। गर्म करने पर भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना है दोस्तों। पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है चुंबक अलग करने की विधि। तो चुंबक अलग कैसे किया जाता है दोस्तों? चुंबक अलग करने के कई सारे तरीके हैं दोस्तों। चुंबक का पृथक्करण की कई दिया हुआ है। जो मैग्नेटाइट चुंबक होता है उसमें चिपकाते हैं, उसमें बार बार ठोकने या चिपकाने से चुंबक अलग हो जाता है, और जिस चीज़ को अपन ठोक रहे हैं उसमें भी चुंबक का प्रभाव आ जाता है। तो चुंबक अलग करने की विधि, चुंबक पर बार बार प्रहार करना, ये होता है बार बार प्रहार करना। घूर्णन की बात करते हैं, घूर्णन, इसे इंग्लिश में चर्निंग कहते हैं दोस्तों, चर्निंग, चर्निंग। तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूजेशन की प्रक्रिया को हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय प्रक्रिया, अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया, अपकेंद्रीय प्रक्रिया, है ना, ये याद रखना है। तो दूध से क्रीम अलग किया जाता है घूर्णन के द्वारा। कभी पूछा तो ये वाली प्रक्रिया का नाम याद रखना है, अपकेंद्रीय प्रक्रिया। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने वाली विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। मैंने अभी बताया था, थ्रेसिंग कहते हैं, ना। किसी एक कपड़े पर दूध को उलटते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इस प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन, याद रखना है। नेक्स्ट है समुद्र के जल से नमक वाष्प प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? वाष्प प्रक्रिया के द्वारा, है ना, वाष्प प्रक्रिया के द्वारा। समुद्र के पानी से नमक को वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में समुद्र के पानी को सूर्य की गर्मी से वाष्पित कर दिया जाता है, और जिससे नमक पीछे रह जाता है, तो ये याद रखना है, वाष्पन प्रक्रिया, है ना। नेक्स्ट है जल को देर तक रहने दें, अशुद्ध जल तली में बैठ जाता है। जो अशुद्ध जल है वो अशुद्ध जल
तली में बैठ जाता है। फिर ऊपर से अशुद्ध जल निकालने प्रक्रिया को यही कहते हैं दोस्तों निस्यादन प्रक्रिया कहते हैं, निस्यांदन प्रक्रिया कहते हैं, फिल्टरेशन कहते हैं, फिल्टरेशन। चाय की पत्तियों की चाय से पृथक करता है, उसे भी फिल्टरेशन कहते हैं, प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अनाज और भूसों का पृथक्करण क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है, यानी डिकेंटेशन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? डिकेंटेशन कहलाता है। अनाज और भूसे का पृथक करना है अपने को, तो यही वाला प्रक्रिया है जिसमें सूपा स्टूल में चढ़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन बोलते हैं। 2-3 प्रक्रिया और लिखी हुई है। एक प्रक्रिया का नाम है निस्तारण प्रक्रिया, है ना, निस्तारण। इसे हिंदी में नहीं, इंग्लिश में डिकेंटेशन कहते हैं दोस्तों, डिकेंटेशन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया रेत और जल को निस्तारण और निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया को शांत रख दिया जाता है, जल को तो जो नीचे बिना हिलाए शांत रख दिया जाता है, तो मिट्टी सहित नीचे बैठ जाती है दोस्तों। उस नीचे बैठ जाती है, उसी प्रक्रिया को ही ये कहा जाता है। फिर नीचे बैठ जाती है, फिर उसको अपन ऊपर से हटा सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं, तो वो प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है, डिकेंटेशन कहा जाता है, याद रखना है, डिकेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है निष्पावन, है ना, निष्पावन प्रक्रिया। निष्पावन पवन अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण को अलग किया जाता है। इसमें पवन अथवा वायु के झोंके द्वारा, मैंने बताया था ना अभी कि पहले ज़माने में धान को भूसे से अलग करने के लिए सूपा में धान लेते हैं और नीचे गिराते हैं। जिधर साइड हवा चलती है, हवा की दिशा में, उधर साइड भूसा उड़ते जाता है हवा के साथ, उसे ही कहा गया है निष्पावन प्रक्रिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अवसाधन प्रक्रिया। अवसाधन जब जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाना ही कहलाता है। जैसे अपन गंदा जल को रखे कांच की गिलास में, तो गंदापन नीचे बैठ जाता है ना, और ऊपर का पानी अपन ने निकाल लिया, उसे ही कहा जाता है अवसाधन। उसके बाद नेक्स्ट है संघनन इंपॉर्टेंट है। संघनन क्या है? संघनन इंपॉर्टेंट है। जब गैस जो है या वाष्प द्रव में बदल जाता है, इसे ही संघनन कहते हैं दोस्तों। जब क्या बोला मैंने? जब वाष्प है द्रव में बदल जाता है, उसे ही संघनन कहते हैं। या वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है दोस्तों। संघनन के जरिए ही बादल बनते हैं और बारिश होती है। संघनन के जरिए ही बादल बनते हैं और बारिश होती है दोस्तों। जब वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? जब वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में बारिश इसी प्रक्रिया से होती है दोस्तों, है ना। वर्षा जो होती है इसी प्रक्रिया से होती है। जब वाष्प से उसी की द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ये याद रखना है। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। नेक्स्ट है दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है दोस्तों। क्या निकाला जाता है? मक्खन निकाला जाता है। दूध या दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। मंथन की प्रक्रिया, दूध या दही को तेज गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में मक्खन और छाछ अलग हो जाते हैं। मंथन करना पड़ता है, समझ में आया, है ना। वैसे ही आप अपने मन का मंथन करिए, फिर मन का मंथन करेंगे बार बार, तो मन का मंथन करने के बाद जो मन से निकलेगा, है ना, वो कुछ आश्चर्यजनक ही होगा, मिरेकल ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है संतृप्त विलयन। क्या होता है इसको देखते हैं। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाए तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो क्या है इसका मतलब? जैसे नमक में बार बार घुलने पर घुलना बंद हो जाता है दोस्तों। एक पानी के गिलास में आप नमक लेके डालिए, 1 चम्मच, उसको घुमाइए, वो पूरा घुल जाएगा, फिर दूसरा चम्मच डालिए। एक अवस्था ऐसी आएगी दोस्तों जब घुलना ही बंद हो जाएगा। नमक को बार बार मिलाने पर घुलना बंद हो जाता है। उस घुलना बंद हो जाने की प्रक्रिया को ही संतृप्त विलयन कहा जाता है। जब विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके, ये देखो दूसरी डेफिनेशन, जब विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके, वहाँ उसे ही उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। वहाँ उस पदार्थ का इस तापमान पर विलय की मात्रा बढ़ने पर वह घुल नहीं पाता दोस्तों। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस तापमान पर विलय की मात्रा बढ़ने पर
वह घुल नहीं पाता। जब विलय की मात्रा बढ़ती जाती है तो वो घुल नहीं पाता, इसी कारण फिर वो घुलना बंद हो जाता है। उसे ही संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो ये समरी थी नोट्स के हिसाब से। बुक में तो लिखी हुई बहुत कुछ ज़्यादा है, ये मैं आपको वन डे एग्जाम में जो आपको काम आ सके वो मैं बताने की कोशिश किया दोस्तों, है ना। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर डाल चुका हूँ, चौथा और 5वां लेक्चर हो चुका है। अब 5वां लेक्चर हो चुका है, अब 6वें लेक्चर में मिलेंगे अपन नेक्स्ट, इसमें हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।